जय हिंद दोस्तों, मैं हूं धीरज और इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप पहले उसे देख लो, फिर पार्ट 3 को देखना। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और पढ़ेंगे हम लोग कांस्टेंट टर्म, प्रोडक्ट पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट पढ़ेंगे, फैक्टर पढ़ेंगे, और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हमने यहीं एंड किया था, अब हम लोग पार्ट 3 में यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स और अलजेब्रिक इक्वेशन। थोड़ा मैं उसको रिकैप कर देता हूँ। ये पूरा क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके टर्म्स हैं, और ये दोनों लाइक टर्म्स हो जा रहे हैं और ये दोनों आपके अनलाइक टर्म्स हो जा रहे हैं। और हमने क्या पढ़ा था, अलजेब्रिक इक्वेशन। जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से इक्वेट कर देते हैं, यहाँ एक कोई नंबर लिखेंगे तो ये पूरा क्या बन जा रहा था, ये पूरा बन जा रहा था एक अलजेब्रिक इक्वेशन। यही सब हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे वो हम टर्म के बेसिस पे पढ़ेंगे। तो आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4 टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। फर्स्ट है आपका मोनोमियल्स, सेकंड है बाइनोमियल्स, थर्ड है ट्राइनोमियल्स एंड फोर्थ है क्वाड्रिनोमियल्स। तो मोनोमियल्स क्या होते हैं, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता हो उसे हम मोनोमियल पढ़ते हैं। जैसे ये 3a, ये एक टर्म भी है और इसे हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। जैसे ये 4abc, ये एक पूरा टर्म है और हम इसे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, इन्हें हम मोनोमियल्स भी बोल सकते हैं। मोनोमियल्स क्या है, ये एक टाइप है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जहां सिर्फ एक ही टर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, आप इसे ध्यान रखना। यहाँ पे इन टर्म्स के बीच में मैं प्लस या माइनस साइन नहीं यूज कर रहा हूँ, तो ये इंडिविजुअल टर्म्स हैं। और अगला है -51, ये एक टर्म है और इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं और एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। हमने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में पढ़ा था, जब एक सिंगल नंबर होता है तो हम उसे टर्म भी बोल लेते हैं और एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी बोल लेते हैं। तो वैसे ही जब हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो हम इसे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई इसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों बोलेंगे, यहाँ तो कोई वेरिएबल आ ही नहीं रहा। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग -51 को ऐसे भी लिख सकते हैं एल्जेब्रिक फॉर्म में। -51 मल्टीप्लाइड बाई कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे x रेज टू द पावर 0। तो कभी भी जब वेरिएबल का पावर 0 होता है तो वो नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक टर्म है और इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल भी आ गया है। और हम इसे और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, -51 मल्टीप्लाइड बाई 1। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये और सिंप्लीफाई होके -51 ही हो जाएगा। तो इस नंबर को चाहो तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसीलिए हम इसे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। अगला है आपका 21x² y² z। इसे भी हम एक मोनोमियल पढ़ेंगे क्योंकि ये एक सिंगल टर्म है। यहाँ पे 1/2 ab, ये भी एक सिंगल टर्म है, इसीलिए हम इसे भी मोनोमियल पढ़ेंगे या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। अगला देखते हैं, 5x - 30a, क्या ये मोनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स आ रहे हैं, इसीलिए ये एक मोनोमियल नहीं है, ये एक बाइनोमियल है जो हमें अगले पॉइंट में पढ़ना है यहाँ पे। अगला देखते हैं, 16k + 13k², क्या ये मोनोमियल है? नहीं, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स आ रहे हैं और हमें क्या पता है, मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म आता है। अगर हम इसे और डिटेल में समझें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों आपके अनलाइक टर्म्स हैं। ये 16k और ये 13k², ये दोनों आपके अनलाइक टर्म्स हैं। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये दोनों भी आपके अनलाइक टर्म्स हैं। अगला देखते हैं, 4m - m। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी दो टर्म है, तो क्या हम इसे मोनोमियल बोल सकते हैं? बताओ। हाँ, इसे हम बोल सकते हैं, ये आपका मोनोमियल है। अब आप बोलेंगे कि भाई ये क्यों मोनोमियल है, यहाँ तो दो टर्म्स आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों आपके लाइक टर्म्स हैं और हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे और कंबाइन करके लिख सकते हैं। कंबाइन करने पे कितना आएगा, 4m और -m कितना होता है, 3m होता है। तो एट द एंड क्या बना, ये दोनों टर्म आपका एक टर्म में कन्वर्ट हो गया, सिंप्लीफाई होके। इसीलिए हम इसे एक मोनोमियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, क्या ये मोनोमियल है? बताओ। यहाँ तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स आ रहे हैं, तो क्या ये मोनोमियल कहलाएगा? हाँ, ये भी एक मोनोमियल है। कैसे? यहाँ पे ये तीनों टर्म्स आपके लाइक टर्म्स हैं। आप देखिए, यहाँ भी p है, यहाँ भी है और यहाँ भी है।
इसीलिए हम इसे और ऐड और लेस कर सकते हैं, मतलब इसे और हम सिंप्लीफाई करके एक टर्म बना सकते हैं ऐसे। तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, 18 + 2 20 - 8 12p। अब ये क्या बन गया, एक सिंगल टर्म बन गया, इसीलिए ये एक मोनोमियल है। अगला देखते हैं, 10x + 2y - x। क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल है, बताओ। ये मोनोमियल नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए, ये 10x और ये -x, ये दोनों आपके लाइक टर्म्स तो हैं, लेकिन जब हम इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या आएगा, 10x - x 9x और ये आपका 2y। यहाँ पे एट द एंड दो अनलाइक टर्म्स हो जा रहे हैं, और हमें ये पता है कि दो टर्म्स जो होते हैं आपके बाइनोमियल होते हैं, ना कि मोनोमियल, इसीलिए ये मोनोमियल नहीं है। अगर यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाता तो वो एक मोनोमियल कहलाता। तो चलिए अब पढ़ते हैं बाइनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू अनलाइक टर्म्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टू अनलाइक टर्म्स की बात हो रही है। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो अनलाइक टर्म्स होंगे उसे हम बाइनोमियल्स कहते हैं। जैसे देखिए, ये पूरा आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी है, यहाँ ये भी है और ये भी है, और हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दो टर्म्स हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, यहाँ भी दो टर्म्स हैं, और दोनों टर्म्स हम क्या देख रहे हैं, दोनों टर्म्स जो आ रहे हैं वो अनलाइक टर्म्स हैं, इसीलिए ये सभी आपके बाइनोमियल्स हैं। और अगला देखते हैं, 4a + 7a - 12b। और हमें ये पता है कि बाइनोमियल में सिर्फ दो टर्म्स आते हैं, तो क्या ये बाइनोमियल है, हाँ ये भी बाइनोमियल है। कैसे है, ये दोनों आपके लाइक टर्म्स हैं, और इसे हम क्या कर सकते हैं, ऐड और लेस कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 4a और 7a कितना होता है, 11a, और ये आपका -12b। यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों टर्म आपस में कंबाइन हो गए और एक टर्म बन गया यहाँ पे, और ये एक टर्म, तो अब इसे हम एक बाइनोमियल कह सकते हैं। अगला देखते हैं, 10a - a + 21b² c - 11cb²। क्या ये बाइनोमियल है, आप बताओ, देखो जरा इसमें, जैसे ये आपका लाइक टर्म है और ये भी लाइक टर्म है, और क्या ये भी लाइक टर्म है, हाँ ये भी है। कैसे, यहाँ हम देख रहे हैं b² c है और यहाँ भी देख रहे हैं b² c है, बस ये आपस में अरेंज नहीं है, मतलब b² पहले नहीं आ रहा है, यहाँ बाद में आ जा रहा है, और c बाद में नहीं, यहाँ पहले आ जा रहा है। तो ये दोनों टर्म्स ही आपके लाइक टर्म्स हैं, और इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन करके और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 10a - a 9a हो गया, और ये आपका 21 - 11 10b²c। तो ये क्या बन गया, एक बाइनोमियल बन गया। ठीक है, अगला क्या है, 2x² + x² - 3xy + 7 + 3। क्या ये बाइनोमियल है, बताओ, देखते हैं क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। 2x² और x² ये दोनों आपके लाइक टर्म्स हैं, और कोई लाइक टर्म है, ये है आपका +7 और +3, ये भी आपके लाइक टर्म्स हैं, इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, 2x² + x² कितना हुआ, 3x², और ये -3xy, और ये क्या हो गया, 7 + 3 10 + 10। तो अब ये क्या बाइनोमियल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्योंकि एट द एंड आपका ये थ्री टर्म्स का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है, और हमें क्या पता है कि बाइनोमियल में सिर्फ दो अनलाइक टर्म्स आते हैं, यहाँ तो आपके तीन अनलाइक टर्म्स आ रहे हैं। आप सभी एंड रिजल्ट पे ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि दोनों टर्म्स आपके अनलाइक आ रहे हैं। यहाँ पे अनलाइक टर्म है, ऊपर देखते हैं, ये भी आपका अनलाइक टर्म आ रहा है दोनों, और यहाँ तो हमने देखा ही था। तो चलिए अब थर्ड पढ़ते हैं, ट्राइनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग थ्री अनलाइक टर्म्स। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें तीन अनलाइक टर्म्स होते हैं उन्हें हम ट्राइनोमियल पढ़ते हैं। जैसे 5a² 6b - 7, ये तीनों आपके अनलाइक टर्म्स हैं, इसीलिए ये आपका ट्राइनोमियल कहलाएगा। आगे देखते हैं, 22x² y², 41ab और -1/2x। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी तीन अनलाइक टर्म्स हैं, तो इसीलिए ये भी आपका एक ट्राइनोमियल है। अगला देखते हैं, 6/7 × a + 29b और -1। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी तीन अनलाइक टर्म है, इसीलिए ये भी आपका एक ट्राइनोमियल है। सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखो तीनों आपके अनलाइक टर्म्स आ रहे हैं, यहाँ भी सभी आपके। चलिए अगला देखते हैं, ba + 4ab a² - 10 और +1। क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल है, चलिए पता लगाते हैं कौन कौन से लाइक टर्म आ रहे हैं यहाँ पे। ba और 4ab ये दोनों आपके लाइक टर्म्स हैं। कैसे, इस बी ए को हम और अरेंज करके क्या लिख सकते हैं, ए और बी लिख सकते हैं। हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था कि हम जब वेरिएबल को आगे पीछे करते हैं तो उस टर्म की वैल्यू चेंज नहीं हो जाती है, इसीलिए ये और आपका ये लाइक टर्म है। और कोई लाइक टर्म है, ये है आपका -10 और +1। तो चलिए इस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ए बी + 4ab कितना होता है, 5ab, और ये आपका +a², और ये -10 + 1 -9। तो ये जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना है, यहाँ पे आपके तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, इसीलिए ये आपका एक ट्राइनोमियल कहलाएगा। ठीक है।
आगे देखते हैं अब 2x 3y माइनस 2y प्लस 14 माइनस 2x प्लस 4z, क्या ये ट्राइनोमियल है? चलिए पता करते हैं हम। 2x और माइनस 2x ये दोनों लाइक टर्म है, और कौन लाइक टर्म है यहाँ पे? 3y और माइनस 2y ये भी लाइक टर्म है, और ये दोनों आपके अनलाइक टर्म है। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं यहाँ पे। 2x और माइनस 2x कितना होगा? 0x हो जाएगा। तो क्या हम इसे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम किसी एक वेरिएबल या नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एंड रिजल्ट आपका 0 ही आता है, इसीलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 3y माइनस 2y कितना होता है? 1y, या इसे सिर्फ y लिखो, और क्या है? प्लस 14 और आपका ये प्लस 4z। अब ये क्या बन गया? एक ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, और ये तीनों आपके अनलाइक टर्म्स आ रहे हैं। तो चलिए अब अगला पढ़ते हैं, क्वाड्रिनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 अनलाइक टर्म, मतलब एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 4 अनलाइक टर्म्स होंगे, उसे हम क्वाड्रिनोमियल पढ़ेंगे। देखते हैं, ए बी 4c, और ये चारों टर्म आपके अनलाइक टर्म है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? एक क्वाड्रिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ये देखते हैं, 3x² माइनस 7xy प्लस 1/6 मल्टीप्लाइड बाई z, और ये -15। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि चारों आपके अनलाइक टर्म्स हैं, इसीलिए ये भी आपका एक क्वाड्रिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी आपके चारों टर्म अनलाइक हैं, ये भी एक क्वाड्रिनोमियल हो गया। और ये आपका आखिरी क्या बचा? -x प्लस y² माइनस y² प्लस 2x³ प्लस 14z और -19, क्या ये क्वाड्रिनोमियल है क्या? चलिए पता लगाते हैं इसे। फर्स्ट है आपका -x, क्या किसी और टर्म में सिर्फ x वेरिएबल है? नहीं है, तो ये आपका एक अनलाइक टर्म हो गया। और देखते हैं, प्लस y² माइनस y², ये भी आपके लाइक टर्म्स हैं। और कोई है क्या? 2x³, ये आपका अनलाइक टर्म है, क्योंकि इससे सिमिलर और कोई टर्म नहीं दिख रहा है। और ये भी आपका एक अनलाइक टर्म है, और ये भी आपका एक अनलाइक टर्म है। तो चलिए इसे और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -x और ये प्लस y² और माइनस y² जब ऐड होगा तो 0 बन जाएगा, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। अगला देखते हैं, प्लस 2x³, फिर 14z और ये -19। तो ये जो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना है, हम इसमें क्या देख रहे हैं? ये चारों टर्म्स आपके अनलाइक टर्म्स हैं, इसीलिए हम इसे एक क्वाड्रिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। ठीक, तो अब टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन खत्म हो गया। अब हम अगला देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे कांस्टेंट टर्म। जैसे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म टर्म के टाइप्स थे, वैसे ही कांस्टेंट टर्म भी एक टर्म का टाइप है। तो चलिए पढ़ते हैं। और टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर आर नोन एज कांस्टेंट टर्म, एक ऐसा टर्म किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जिसमें कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो आपका कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। जैसे ये 7, इसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे देखिए -11, ये भी कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे देखिए -1/9, ये भी कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। और यहाँ पे देखिए प्लस 0.87, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पे ये -64, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही कांस्टेंट टर्म हो, और भी कई सारे कांस्टेंट टर्म हो सकते हैं। जैसे ये 7 है, तो यहाँ पे +9 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट। इसे मैं अगले पेज पे आपको बताऊंगा। फैक्टर एंड प्रोडक्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपस में लिंक हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। इसे हम क्या कहते हैं बताइए? इसे हम टर्म भी बोल देते हैं, इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, और जो नंबर्स ये आपस में मल्टीप्लाई हैं, इन्हीं को हम फैक्टर बोलते हैं। ये 2 एक फैक्टर है, ये 4 भी एक फैक्टर है, और ये 5 भी फैक्टर है। किसका? 40 का। मतलब ये 2, 4 और 5 नंबर है, ये सभी नंबर्स इस 40 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। 40 डिवाइडेड बाई कोई एक फैक्टर ले लेते हैं, जैसे 5। तो 5 के टेबल में 40 कितने बार में आता है? 8 टाइम्स में आता है। तो 5 इंटू 8 कितना हुआ? आपका हो गया 40। तो हम क्या देख रहे हैं? ये 5 जो फैक्टर है इस 40 नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है। एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। और किसी फैक्टर से चेक करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे आप 2 को देखते हैं। 40 डिवाइडेड बाई 2, 2 के टेबल में 40 आता है, कितने बार में आता है? 20 टाइम्स में आता है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना होता है? 40। तो ये आपका फैक्टर 2 इस 40 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है, इसीलिए ये भी एक 40 का फैक्टर है। वैसे ही ये सब भी आपके 3, 5 और 10 इसका फैक्टर है। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी देखिए 7, a, b, x, y, ये इंडिविजुअल नंबर्स या वेरिएबल
इस पूरे टर्म के या इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर हैं। कैसे? क्योंकि ये वेरिएबल या नंबर इस टर्म को डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, कोई एक फैक्टर लेके देखते हैं, 7abxy। बी फैक्टर को यहाँ पे डिवाइजर बना के देखते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने बी, तो बी से आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ये 7abxy आ जाए? बताओ। तो बी से आप मल्टीप्लाई करोगे 7axy। जब आप बी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा कितना? 7abxy। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो बी फैक्टर है इस पूरे टर्म को डिवाइड कर दे रहा है, वो भी एग्जैक्टली मतलब कोई भी यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बच रहा है। वैसे ही जब आप किसी और वेरिएबल से डिवाइड करके देखोगे इस 7abxy को, तो वो भी डिवाइड हो जाएगा इन्हीं वेरिएबल से, ना कि किसी और। ठीक है, इससे देखते हैं अब 15 m n n और p, ये पांचों भी आपके फैक्टर हैं। किसके? इस 15m n स्क्वायर p के। ठीक है, ये सभी फैक्टर इससे पूरा डिवाइड कर सकते हैं। और एक बात, मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि फैक्टर और प्रोडक्ट आपस में लिंक हैं, तो मैं आपको बता दूं, जब हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट लिखते हैं तो ये जो रिजल्ट आता है ना, यही आपका प्रोडक्ट है। यहाँ पे 40 प्रोडक्ट है, यहाँ पे 150 प्रोडक्ट है, यहाँ पे 7abxy प्रोडक्ट है, और यहाँ पे 15m n स्क्वायर p ये भी प्रोडक्ट है। इनका प्रोडक्ट है इन फैक्टर्स का। जब हम इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट लिखते हैं तो जो आपका आंसर बनता है वही आपका प्रोडक्ट होता है। इसी में एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता देता हूँ मैं, ये जो आपका पूरा आ रहा है टर्म कह लीजिए या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कह लीजिए या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह लीजिए, इसे भी हम प्रोडक्ट कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना होगा? 40 ही तो होगा। मतलब ये पूरा आपका एक प्रोडक्ट कहलाएगा, क्योंकि उसका एंड रिजल्ट आपका 40 ही आ रहा है। जैसे हम इसे प्रोडक्ट कह रहे हैं वैसे हम इस पूरे को भी प्रोडक्ट कहेंगे। वैसे ही ये भी पूरा आपका एक प्रोडक्ट कहलाएगा, वैसे ही ये भी आपका पूरा प्रोडक्ट कहलाएगा, ये भी आपका कहलाएगा, और ये तो आपके प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे और देखते हैं। आपको कुछ और एक्स्ट्रा बताता हूँ। ये प्रोडक्ट आपका मल्टीप्लाई साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये सम प्लस साइन को रिप्रेजेंट करता है, और ये डिफरेंस माइनस साइन को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्वोशंट डिवाइड साइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 और 6 का प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप इसे ऐसे लिखोगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना होगा? 24 होगा। मतलब 4 और 6 का प्रोडक्ट आपका 24 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ 10 और 15 का सम कितना होता है, तो इसे आप ऐसे लिखोगे 10 प्लस 15, और सम कितना होगा आपका? 25 होगा। और मैं आपसे कहूँ कि 15 और 3 का डिफरेंस कितना होगा, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। अगर मैं आपसे कहूँ 20 और 5 का क्वोशंट बताओ, तो आप क्या लिखोगे? 20 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर क्या आएगा आपका? 4। ये सभी टर्मिनोलॉजीज जब अलजेब्रा में आप वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तब काम आएगी। ठीक है, तो चलिए इसे इरेज कर देते हैं अब, और आपको बताता हूँ मैं इसी में। हमने ऊपर कुछ नंबर्स के फैक्टर देखे थे, तो चलिए यहाँ भी देखते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ 24, तो इस 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 भी लिख सकते हैं, और 12 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं। मतलब इस 24 को लिखने के कई सारे तरीके हैं। आप इस 24 को ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि इनका एंड रिजल्ट जो है वो 24 ही तो आ रहा है। 8 3 24 होता है, 12 2 24 होता है। यहाँ पे देख रहे हैं सभी में 24 ही आ रहा है। तो आप इस 24 नंबर को कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि इतनी ही पॉसिबिलिटीज़ हैं 24 लिखने की, और भी कई पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। ठीक है, वो मैंने अभी लिखा नहीं है। और हमने ऊपर क्या समझा था कि ये जो है आपके नंबर्स वो इंडिविजुअली फैक्टर्स कहलाएंगे इस 24 के। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये नंबर्स 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ 2 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 8 भी कर सकता है, 12 भी कर सकता है। ठीक है, और आपको इसी में बताता हूँ, इरेज कर दूँ इसे। तो चलिए इस 24 का सभी फैक्टर निकाल के देखते हैं। 1 है 24 का फैक्टर, और कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर क्या होगा आपका? 12 होगा, और 24। मतलब ये सभी नंबर्स इंडिविजुअली 24 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये सभी नंबर्स इस 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। जब आप 24 को इन फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर 0 बचेगा। जैसे अगर मैं आपको डिवाइड करके दिखाऊं, 24 डिवाइडेड बाई कोई एक फैक्टर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 लिखा। 8 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में आता है। मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हुआ? 24। और हम देख रहे हैं कि ये 24 पूरा डिवाइड हो जा रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, इसीलिए ये 8 नंबर इस 24 का फैक्टर है। आप इनसे डिवाइड करके देख लेना, 24 को सभी से डिवाइड हुआ। ठीक है, और यहाँ पे जो 1 है ये तो सभी का फैक्टर है, किसी भी नंबर को 1 डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब आगे और देखते हैं। तो चलिए एक और नंबर का फैक्टर निकालते हैं, 36। इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे?
ये सभी नंबर्स आपके 36 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये सभी नंबर्स 36 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इनके टेबल में 36 आएगा, इसीलिए ये सभी इस नंबर के फैक्टर हैं। ठीक है, अब चलते हैं अलजेब्रा पे। ये क्या है आपका, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या इसे हम एक टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल वेरिएबल, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, इन्हें हम फैक्टर्स भी बोल सकते हैं चाहे तो, क्योंकि ये इंडिविजुअल वेरिएबल इस पूरे टर्म को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये 14 भी इस पूरे टर्म का फैक्टर है। कैसे है, चलिए देखते हैं। 14 AB M N, तो चलिए अब 14 से डिवाइड करके देखते हैं। 14 से आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 14 AB M N आएगा, तो 14 से आप मल्टीप्लाई करोगे ABMN को, तो क्या आंसर आएगा आपका, आएगा 14 ABMN। इसीलिए ये 14 नंबर भी इस पूरे टर्म या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर है, और यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, और हम चाहें तो इस 14 को और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 2 हो सकता है और यहाँ पे 7, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना होता है, 14। तो ये 2 और 7 भी इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या टर्म के फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये 2 और 7 इस पूरे टर्म को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब पिछले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फैक्टर्स ऑफ 6। यहाँ पे मैंने 6 का फैक्टर निकाल के रखा है। 1 भी फैक्टर है 6 का, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। ठीक है, और हम इस 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 या 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हम इन्हें भी फैक्टर कहते हैं 6 का। वैसे यहाँ भी ये 6 का फैक्टर है। अगला देखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 18। यहाँ पे मैंने सभी 18 के फैक्टर लिखे हैं। 1 भी डिवाइड करेगा, 2 करेगा, 3, 6, 9, 18, ये सभी नंबर 18 के फैक्टर हैं। क्यों हैं, क्योंकि ये सभी नंबर 18 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, 18 को डिफरेंट टाइप से एक्सप्रेस करके दिखाया है। हम 18 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, 3 मल्टीप्लाइड बाई 6। ठीक है, और ये सभी आपके 18 के फैक्टर हैं। 2 भी है, 9 भी है, 3 भी है, 6 भी है। यहाँ पे देखिए इस 18 को और एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, रिजल्ट क्या है आपका, 42। तो ये जो 42 है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रोडक्ट पढ़ते हैं, और इस पूरे को भी हम प्रोडक्ट कहते हैं। और ये जो बीच में आपके इंडिविजुअल नंबर्स आ रहे हैं, इन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है फैक्टर्स, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें देखते हैं अब अगले में। 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 90। तो ये 90 क्या है, ये एक प्रोडक्ट है, और इसे भी हम पूरे को भी प्रोडक्ट कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, इसे हम टर्म भी पढ़ सकते हैं, इसे हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। और ये जो इंडिविजुअल नंबर्स हैं, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, इन्हें हम फैक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 90 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, 3, 5, 6 आर फैक्टर्स ऑफ 90। हमने यहाँ पे देखा 3, 5 और 6 फैक्टर है किसका, 90 का। ठीक है, और 90 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 5, 6। हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है। 90 क्या है, मल्टीपल है 3, 5 और 6 का। मल्टीपल कैसे है, 3 के टेबल में भी 90 आता है, 5 के टेबल में भी 90 आता है, और 6 के भी टेबल में 90 आता है। इसीलिए ये 90 जो है मल्टीपल है 3, 5 और 6 का। आगे बढ़ते हैं अब। फैक्टर एंड प्रोडक्ट इन अलजेब्रा, ये तो मैंने आपको पिछले पेज पे बता दिया था। व्हेन 2 और मोर नंबर्स एंड लिटरल्स आर मल्टीप्लाइड, देन ईच ऑफ देम इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स और लिटरल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो उसमें से इंडिविजुअल नंबर या लिटरल फैक्टर कहलाता है, और जो रिजल्ट होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। यही लिखा है यहाँ पे। इसे चलिए और देखते हैं जूम करके। 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई बी, ये चारों फैक्टर हैं किसके, इस 2ab² के। और ये जो वेरिएबल वाले फैक्टर हैं, इन्हें हम लिटरल फैक्टर भी बोलते हैं, और ये जो नंबर वाले फैक्टर हैं, इन्हें हम न्यूमेरिकल फैक्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये नंबर वाला जो है, इसे हम न्यूमेरिकल फैक्टर बोलते हैं, और ये जो लिटरल या वेरिएबल है, इन्हें हम लिटरल फैक्टर भी बोलते हैं। और इस पूरी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, और इसे भी हम प्रोडक्ट ही बोलते हैं। अगला देखते हैं, -2 मल्टीप्लाइड बाई 3m² n³ ये सब भी आपके फैक्टर हैं किसके, इस प्रोडक्ट के। ठीक है, ये इंडिविजुअल नंबर या वेरिएबल इस प्रोडक्ट को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे फैक्टर बोल रहे हैं। यहाँ n³ को हम ऐसे भी लिख सकते थे, n मल्टीप्लाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई n। यहाँ m² को हम ऐसे भी लिख सकते थे, m मल्टीप्लाइड बाई m। तो चलिए अब और देखते हैं आगे। इन टर्म्स को हमें एक्सपेंड करके लिखना है। ठीक है, फैक्टर के फॉर्म में 15 मल्टीप्लाइड बाई m मल्टीप्लाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई n, और ये सभी क्या हैं, फैक्टर्स हैं किसके, इस प्रोडक्ट के। अब इसका लिखते हैं 2/7 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a
मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी, और ये जो इंडिविजुअल नंबर्स या वेरिएबल्स हैं ये क्या हैं, फैक्टर्स हैं। अगला देखते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई। ये जो माइनस लगा हुआ है इसे चाहे तो हम 1 के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे -1 फैक्टर है, एक्स है, वाई है और ये वाई, और इस माइनस को आप चाहो तो एक्स के साथ भी लिख सकते थे, जैसे -x मल्टीप्लाइड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई। इस माइनस को x के साथ एक्सप्रेस करने से कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हैं। तो अब हमने फैक्टर एंड प्रोडक्ट पढ़ लिया है, अब अगला देखेंगे। अगला टॉपिक क्या है आपका, रुको रुको एक और पॉइंट आपको बताना है मुझे, वो भी आपको यहीं पे बता देता हूँ। इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं, और इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। ये सभी आपके फैक्टर्स हैं और ये प्रोडक्ट है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही नंबर इसका फैक्टर होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स भी इसके फैक्टर हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है, 14 होता है। तो क्या 14 इसका फैक्टर है, हाँ 14 भी इसका फैक्टर है। 14 के टेबल में 280 आता है, मतलब 14 280 को डिवाइड कर सकता है। और देखते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 20 होता है, तो 20 भी इसका फैक्टर है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या होता है, 2 5 10, 10 इंटू 4 40, तो 40 भी इसका फैक्टर होगा। 40 के टेबल में भी 280 आता है, ठीक है। तो सेम वैसे ही अलजेब्रा में भी है, ये जरूरी नहीं कि एक नंबर या एक वेरिएबल ही इसका फैक्टर होगा इस पूरे टर्म का, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स भी इसके फैक्टर हो सकते हैं। जैसे ए बी को मैं अगर लूँ तो क्या ए बी इस टर्म को डिवाइड कर सकता है, चेक करते हैं। 15 ABCD, और यहाँ पे लिया मैंने ए बी, तो ए बी से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 ABCD आएगा, तो वो नंबर होगा 15CD। ए बी मल्टीप्लाइड बाई 15CD इज इक्वल टू 15ABCD, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा नंबर भी इन टर्म्स या इन प्रोडक्ट के फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। यही मुझे बताना था। एक और चीज़ ऊपर है वो भी बता देता हूँ मैं। यहाँ मैंने ये एक नंबर लाइन बनाया है, ठीक है। यहाँ पूरा ये 84 तक जा रहा है और इधर ये स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 ऐसे 2 4 6, मतलब यहाँ पे एक एक नंबर का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है 24 को। तो चलिए इस 24 का हम लोग फैक्टर निकाल के देखते हैं। 24 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये सभी इस 24 के फैक्टर हैं, और ये जो फैक्टर्स हैं वो सभी 24 तक ही आ रहे हैं, 24 के आगे कोई भी फैक्टर नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए 1 इसका फैक्टर है, और क्या फैक्टर है, 2 भी है इसका फैक्टर, और 3 भी है, मतलब यहाँ 2 और 4 के बीच में यहाँ 3 होगा, ये भी एक फैक्टर है, और 4 है, फिर 6 है, 8 है, और क्या है आपका 12 भी है, फिर आपका 24। ये सभी जो फैक्टर्स हैं वो सभी 24 तक ही आ रहे हैं, उसके बाद कोई भी फैक्टर नहीं आ रहा है 24 का। 24 के बाद जो भी नंबर्स होंगे वो इस 24 के मल्टीपल होंगे, ना कि फैक्टर्स। तो अगर हम 24 के मल्टीपल्स लिखें तो क्या होंगे, 24 होगा, 48 होगा, 72 होगा, 96 होगा, और भी कई सारे होंगे। मतलब ये सभी नंबर 24 के टेबल में आते हैं। तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं 24 के मल्टीपल, 24 इटसेल्फ, 48 आ रहा है, और कौन सा है 72, यहाँ पे 72 भी आ रहा है, और आगे 96 और भी आगे आते जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर हम किसी एक नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उस नंबर लाइन पे उसी नंबर से स्टार्ट होते लेफ्ट में जो भी नंबर होंगे वो आपके 24 या उस नंबर के फैक्टर्स हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि सभी नंबर्स होंगे, कुछ ही नंबर्स होंगे। और अगर हम जब राइट साइड में जाएंगे 24 से लेके जब हम राइट साइड में जाएंगे तो वो होंगे मल्टीपल्स, ठीक है। राइट साइड में मल्टीपल और लेफ्ट साइड में फैक्टर, और बीच में आपका नंबर, और ये खुद भी एक फैक्टर है और ये खुद भी एक मल्टीपल है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 24 भी खुद का फैक्टर भी है और 24 खुद का एक मल्टीपल भी है, ठीक है। यही आपको बताना था मुझे इसमें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, अ कोएफिशिएंट इज अ नंबर दैट मल्टीप्लाइड with one or more variables in a term, or when one of the factor of a term is a numerical quantity or a constant, then it is called a coefficient of the remaining factor। इसका मतलब कोएफिशिएंट एक ऐसा नंबर होता है जो मल्टीप्लाई होता है एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल से, कहाँ पे, एक टर्म में। तो ये जो आपका नंबर है यहाँ पे हम देख रहे हैं 13, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इन वेरिएबल से, तो ये जो 13 है इसे ही हम कोएफिशिएंट पढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं -7,
ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो -7 है आपका, इसे भी हम कोएफिशिएंट पढ़ते हैं या इसे हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। किसी भी टर्म में जो नंबर या कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है एक या एक से ज्यादा वेरिएबल से, तो उस नंबर को हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी 13 जो है ये एक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, और किसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, ए और बी का। और यहाँ पे ये किसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, x² y का। मतलब इस टर्म में जो वेरिएबल पार्ट है उन्हीं का ये नंबर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, -7 इज अ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x² y। वैसे ही यहाँ पे 13 किसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, ए और बी का, मतलब इनका, ठीक है। कोएफिशिएंट को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये एक फ्रेंड है बाकी के ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का, ठीक है। यहाँ ये क्या है, ये एक फ्रेंड है किसका, इन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे इन टर्म्स का कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट है किसका, ए बी का। यहाँ पे -3 कोएफिशिएंट है किसका, a² b² का। अगला देखते हैं, यहाँ पे 2/7 कोएफिशिएंट है किसका, ए बी सी का। जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है टर्म में उसे हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। अगला देखते हैं, इस टर्म का आप कोएफिशिएंट बताओ। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक माइनस साइन और एक m वेरिएबल। तो हमें पता है इस माइनस और m के बीच में एक नंबर छुपा है, वो कौन सा है, वो है 1। तो इस टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट कौन है, वो है आपका -1। और ये किसका कोएफिशिएंट है, m का, ठीक है। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ m, तो m का कोएफिशिएंट कौन है, -1 है। अगर यहीं मैं पूछूं व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ -m, अब क्या होगा, कोएफिशिएंट बताओ। इस -m का कोएफिशिएंट क्या है, इस -m का कोएफिशिएंट है सिर्फ 1। इस बार हम माइनस को नहीं लेंगे क्योंकि इस बार -m का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, मतलब -m के साथ जो भी नंबर होगा वो ही सिर्फ कोएफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ m का पूछ रहे थे, इसीलिए हमने यहाँ पे -1 को लिया था, ठीक है। और आगे देखते हैं अब, नोट में मैंने क्या लिखा, द वर्ड कोएफिशिएंट इज ऑल्सो यूज इन अ वाइडर सेंस एंड इट इज समटाइम्स कन्वीनियंट टू कंसिडर एनी फैक्टर और फैक्टर्स ऑफ अ प्रोडक्ट एज द कोएफिशिएंट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर। अगर मैं इस नोट को आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये नोट ये कह रहा है हमेशा एक कोएफिशिएंट एक नंबर ही नहीं होगा, एक वेरिएबल या कई वेरिएबल भी कोएफिशिएंट कहला सकते हैं, ठीक है। यही ये कह रहा है। इस कोएफिशिएंट को हम वाइडर सेंस में भी यूज कर सकते हैं। वाइडर सेंस मतलब यहाँ पे हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट के अलावा वेरिएबल्स को भी कोएफिशिएंट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमने अब तक ये जाना कि ये जो नंबर है यही सिर्फ कोएफिशिएंट कहला रहा था या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहला रहा था, किसका, बाकी के बचे वेरिएबल्स का। लेकिन अब हम कोएफिशिएंट को और एडवांस लेवल पे देखते हैं। अब हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ ए। तो ए का कोएफिशिएंट कौन है, तो ए के साथ जो भी नंबर या वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वही उस ए के कोएफिशिएंट होंगे। जैसे यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट है आपका 12x², मतलब इस ए को छोड़ के जो भी वेरिएबल या नंबर आ रहे हैं वही उस ए के कोएफिशिएंट हैं या उस ए के साथी हैं। यहाँ पे देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x² के कौन से साथी बचे हैं बताओ, ये है 12a, मतलब x² का कोएफिशिएंट 12a है। और क्या पूछ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ ax²। तो ax² का कौन सा साथी बचा हुआ है, 12 बचा हुआ है, तो ये 12 कोएफिशिएंट होगा ax² का। अगला देखते हैं -7b² c²। फर्स्ट है आपका कोएफिशिएंट ऑफ 7b²। तो 7b² के अलावा जो भी उसके साथी हैं वही उसके कोएफिशिएंट होंगे। तो कौन से साथी बच रहे हैं, c² बच रहा है आपका। और एक और चीज़, यहाँ पे माइनस साइन भी बच रहा है आपका, ठीक है। यहाँ माइनस साइन नहीं लिया हुआ है, अगर यहाँ पे माइनस साइन ले लेता तो हम यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिखते हैं। अभी यहाँ पे नहीं लिया हुआ है माइनस साइन, तो हम माइनस साइन को भी लेंगे कोएफिशिएंट की जगह पे। अगला देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ c²। तो c² को छोड़ के कौन से नंबर और वेरिएबल उसके साथ है, -7b², ठीक है। अगला देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ b²। तो b² के कौन कौन से साथी हैं, -7c², ठीक है। अब अगला देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ yz। तो yz को छोड़ के जो भी वेरिएबल या नंबर है वही उसके कोएफिशिएंट होंगे। कौन से होंगे, वो होगा -x, या हम इसे -1x भी लिख सकते थे, ठीक है। अगला देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ -x। तो -x को छोड़ के जो भी होंगे वो इसके कोएफिशिएंट हो जाएंगे yz। अगला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ xyz। तो xyz को छोड़ के जो भी नंबर होगा वही इसका कोएफिशिएंट होगा। तो xyz को छोड़ के कौन सा नंबर बच रहा है, वो है आपका -1, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा -1। जब कोएफिशिएंट एक नंबर होता है तो हम उसे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोलते हैं, और जब कोएफिशिएंट वेरिएबल्स होते हैं तो हम उन्हें लिटरल कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अब
इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे -17 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई सी। तो चलिए अब हम कोएफिशिएंट को देखते हैं। -17 इज न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ ए बी स्क्वायर सी। तो ये जो -17 है ये किसका कोएफिशिएंट है? ए बी स्क्वायर सी का। यहाँ पे ये ए किसका कोएफिशिएंट है? -17 बी स्क्वायर सी का। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने -17 बी स्क्वायर सी का कोएफिशिएंट है। यहाँ पे बी स्क्वायर किसका कोएफिशिएंट है? -17 ए सी का। मतलब इस वेरिएबल को छोड़ के जो भी आ रहा है उसी का कोएफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पे एक और नोट लिखा हुआ है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड वी कंसीडर कोएफिशिएंट एज न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ये नोट ये कह रहा है कि जब तक क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा कि आप लिटरल कोएफिशिएंट बताओ, तब तक आप न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को ही कोएफिशिएंट कंसीडर करोगे। मतलब यहाँ अगर मैं पूछता आपसे इस टर्म का आप कोएफिशिएंट बताओ, तो आप क्या बताते? सिर्फ इसी को आप कोएफिशिएंट बताते, मतलब -17 को ही कोएफिशिएंट बताते। अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली ये पूछता कि आप बी स्क्वायर सी का कोएफिशिएंट बताओ, तब आप मुझे बताते कि ये -17 ए इस बी स्क्वायर सी का कोएफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पे 12 कोएफिशिएंट है किसका? ए एक्स स्क्वायर का। यहाँ पे -7 कोएफिशिएंट है किसका? बी स्क्वायर सी स्क्वायर का, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट। कोएफिशिएंट और कांस्टेंट देखने में तो एक ही जैसे लगते हैं, वो सभी नंबर्स होते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस होता है। तो देखते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 2 3 1/5 -7/10 या √2, ये सभी क्या है? कांस्टेंट। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, इसीलिए हम इसे कांस्टेंट कहते हैं। अगला पढ़ते हैं, अ टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर। एक ऐसा टर्म जिसमें कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं होगा उसे हम कांस्टेंट पढ़ते हैं, जैसे 10x + 5। तो यहाँ पे इस टर्म में हम देख रहे हैं कोई भी एक वेरिएबल फैक्टर नहीं है, या इसमें कोई भी एक वेरिएबल नहीं आया हुआ है यहाँ पे इसके बगल में, इसीलिए हम इसे एक कांस्टेंट टर्म पढ़ते हैं। और क्या है? अ न्यूमेरिकल टर्म विच इज नॉट मल्टीप्लाइड बाई अ वेरिएबल। वही चीज है, यही ऊपर वाले पॉइंट को और सिंपल लैंग्वेज में बताया हुआ है यहाँ पे। ये क्या कह रहा है? एक ऐसा न्यूमेरिकल टर्म जिससे कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाइड नहीं होगा। देखिए जैसे क्या कोई एक वेरिएबल मल्टीप्लाई है इसके साथ? नहीं है ना, तो इसीलिए इसे हम एक कांस्टेंट टर्म पढ़ते हैं। अगला देखते हैं कोएफिशिएंट। व्हेन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल देन कांस्टेंट इज कंसीडर्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ द अदर फैक्टर ऑफ दैट प्रोडक्ट। इसका कहने का ये मतलब है कि जब कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, तब उस कांस्टेंट को हम एक कोएफिशिएंट पढ़ते हैं। जैसे ये जो नंबर 13 है, इसे हम कांस्टेंट बोलते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। लेकिन जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होते हैं, तो उस कांस्टेंट को हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। और जब कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल से ना मल्टीप्लाई होकर खुद ही एक टर्म बन जाते हैं, तब उसे हम कांस्टेंट या कांस्टेंट टर्म कहते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 7a² + 28b² c + 4 - 1। ये पूरा क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें हम कांस्टेंट और कोएफिशिएंट पता करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये जो 7 है, हमें पता है कि नंबर्स को हम कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन जब नंबर्स किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होते हैं तो उसे हम कोएफिशिएंट या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बुलाते हैं। और ये 7 किसका कोएफिशिएंट है? a² का कोएफिशिएंट है। यहाँ पे देखते हैं +28, ये किसका कोएफिशिएंट है? b² c का कोएफिशिएंट है। और ये जो +4 और -1 है, इन्हें हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं क्योंकि ये किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं हुए हैं। यही मेन डिफरेंस था इसमें। अब हमने मैक्सिमम एल्जेब्रिक टर्मिनोलॉजीज को पढ़ लिया है, ठीक है। तो चलिए अब सभी पॉइंट को समराइज करके आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है वेरिएबल। वेरिएबल किसे बोलते हैं? ये जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं ABCD से लेकर XYZ तक, ये सभी क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। और ये वेरिएबल्स यूज होते हैं किसी अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और हमें क्या पता है कि इन वेरिएबल्स की वैल्यू हर एक क्वेश्चन में चेंज होती रहती है। किसी क्वेश्चन में 1 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 50 हो सकता है। मतलब हर एक क्वेश्चन में इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अगला देखते हैं, सेकंड पॉइंट है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? सभी नंबर्स जैसे -4 -3 1 2 1/7 -10/9, कुछ भी, ये सभी जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं। और जब ये नंबर्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आते हैं और उनके साथ कोई भी एक वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होता है, मतलब वो सिर्फ खुद को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उन्हें कांस्टेंट टर्म कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसे इरेज कर देता हूं मैं। थर्ड पॉइंट है आपका ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सभी सिंबल्स को हम ऑपरेटर्स कहते हैं। और ऑपरेटर से ही अगला पॉइंट लिंक है आपका ऑपरेशन। जब ये ऑपरेटर्स किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम में यूज होके किसी आंसर को निकालते हैं, तो जो आपका प्रोसेस होता है किसी आंसर को निकालने का, उसी प्रोसेस को हम ऑपरेशन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 5 +
9 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो अगर हम इसे प्रोसेस करें तो आंसर क्या आएगा बताइए। 5 प्लस 9 कितना होता है, 14 होता है, और माइनस 2 12 होता है। तो अभी जो हमने मेंटली कैलकुलेशन किया 5 प्लस 9 14, और 14 माइनस 2 कितना होता है 12। तो ये जो आपका प्रोसेस हो रहा है ना, इसी प्रोसेस को हम ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। और इन सिंबल्स को हम ऑपरेटर्स कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, इसे इरेज कर देता हूं मैं। फिफ्थ पॉइंट है आपका टर्म। तो टर्म क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? टर्म वो पार्ट होते हैं जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 15x स्क्वायर वाई, यहाँ पे माइनस साइन आ गया ना, तो ये टर्म आपका सेपरेट हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये आपका एक टर्म है। फिर यहाँ से माइनस साइन स्टार्ट हो रहा है, तो इसे यहाँ तक ले जाते हैं हम, जहाँ तक प्लस साइन आ रहा है उसके पहले रुक गए, तो यहाँ से ये टर्म आपका सेपरेट हो गया। फिर प्लस साइन आया 7x स्क्वायर वाई, यहाँ से टर्म सेपरेट हो गया। और ये लास्ट आपका -63, ये भी एक टर्म है। तो चलिए अब 6 और 7 पॉइंट एक ही साथ देखते हैं। क्या है आपका ये लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। तो चलिए इसमें लाइक और अनलाइक टर्म को फाइंड करते हैं। इसे पहले इरेज कर देता हूँ मैं। फर्स्ट टर्म है आपका 15x स्क्वायर वाई। क्या किसी और टर्म में एक्स स्क्वायर वाई सिर्फ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाई। तो ये वेरिएबल पार्ट और इस टर्म का वेरिएबल पार्ट सेम है, इसीलिए ये दोनों टर्म्स आपके लाइक टर्म्स हैं। और चेक करते हैं -21x वाई स्क्वायर। क्या किसी और टर्म में सिर्फ एक्स वाई स्क्वायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये टर्म आपका एक अनलाइक टर्म हो गया। और कौन सा बचा -63, ये भी एक अनलाइक टर्म है क्योंकि हम और किसी नंबर को नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। अब 8th पॉइंट को देखते हैं, कोफिशेंट। जब कांस्टेंट या नंबर्स किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होते हैं तो उन्हें हम कोफिशेंट या न्यूमेरिकल कोफिशेंट बोलते हैं। यहाँ 15 किसका कोफिशेंट है? एक्स स्क्वायर वाई का। यहाँ -21 किसका कोफिशेंट है? एक्स वाई स्क्वायर का। यहाँ पे +7 किसका कोफिशेंट है? एक्स स्क्वायर वाई का। और यहाँ पे ये -63 तो कांस्टेंट टर्म है क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। और कौन सा पॉइंट बच रहा है? 9th और 10th है आपका फैक्टर एंड प्रोडक्ट। इसी में आपको फैक्टर और प्रोडक्ट दोनों बता देता हूँ। यहाँ पे इस टर्म के कौन कौन से फैक्टर है बताइए? 15 है, फिर x है या एक्स स्क्वायर भी कह सकते हैं, और y है। इस टर्म का बताइए कौन कौन सा फैक्टर है? वो है आपका -21, फिर x, फिर y या y स्क्वायर, ठीक है। और इस टर्म को हम एक्सपेंड करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं 15x मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई। और हमें ये भी पता है कि ये जो नंबर्स या वेरिएबल्स हैं इन्हें हम फैक्टर्स भी कहते हैं। अगर हम ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम फैक्टर्स को ऐसे निकाल सकते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि एक नंबर या एक वेरिएबल ही इस टर्म का फैक्टर होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर या वेरिएबल भी इस टर्म के फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। और फैक्टर किसे बोलते हैं? फैक्टर वो नंबर या वेरिएबल्स होते हैं जो इस पूरे टर्म या प्रोडक्ट को डिवाइड कर सकें। अब और हम देखते हैं प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? ये जो आपका 15x स्क्वायर वाई है, इसे भी हम प्रोडक्ट बोल सकते हैं। इसे हम प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, टर्म भी बोल सकते हैं, और एक इंडिविजुअल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसे भी एक प्रोडक्ट बोल सकते हैं। और ये जो मैंने लिखा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, इसे भी हम प्रोडक्ट बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये पूरा नंबर इसी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, 15x स्क्वायर वाई को। और ये जो इंडिविजुअल नंबर या वेरिएबल्स हैं इन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं। और अगर इस 63 का हम फैक्टर निकालें तो कौन कौन से फैक्टर होंगे बताइए? 1 तो होगा ही, 3 होगा, 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 वो भी नहीं होगा, 7 होगा, फिर 9 होगा आपका, उसके बाद फिर आई थिंक 21 होगा, फिर 63 होगा। आई थिंक इससे ज़्यादा इस 63 के फैक्टर्स नहीं होंगे। यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं इन्हें हम फैक्टर इसलिए कह रहे हैं कि ये जो सभी नंबर्स हैं 63 को डिवाइड कर सकते हैं, और वो भी एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। और हम इस -63 को कैसे लिख सकते हैं? -7 इंटू 9 भी लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? -21 मल्टीप्लाइड बाई 3 भी लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं बताओ? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 भी लिख सकते हैं। मतलब इस -63 को हम कई टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कई पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, ठीक है। और यहाँ ये जो नंबर्स हैं इन्हें भी हम इस 63 का फैक्टर कह सकते हैं। ये जो फैक्टर्स हैं इन्हीं नंबर्स में से आते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसे इरेज कर देता हूँ। अब अगला 11th पॉइंट देखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोल रहे थे? ये जो पूरा कलेक्शन ऑफ टर्म्स है इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहे थे। और हमने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी पढ़ा था, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन किसे बोल सकते हैं? इसे हम पूरे को एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन को एक्सप्रेस कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फाइनल वैल्यू लिख रहे थे, यहाँ पे कोई भी एक नंबर यहाँ पे लिख रहे थे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1000, तो अब ये पूरा आपका क्या कहलाएगा? एक अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाएगा। और ये पार्ट आपका एक
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और इस पार्ट को भी हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, ये सभी एल्जेब्रिक टर्मिनोलॉजीज को मैं आपको बता दिया हूँ, और भी जो बचा हुआ होगा वो आगे वीडियोस में आपको बताता रहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगला टॉपिक देख लेते हैं हमें क्या पढ़ना है। अगला है आपका फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और सॉल्विंग द एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब यहाँ से हम एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना डिटेल में सीखेंगे। और हमें एक और पॉइंट डिटेल में पढ़ना है, वो है आपका पॉलिनोमियल, वो भी आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और आपको अगला पार्ट जल्दी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दो, मैं उसे जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और आपको वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट करना, और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करना जिन्हें मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि अगली वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।